हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य बायोलॉजी क्लासेस। आज के दिन जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज अ न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 12th एंड द टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। देखिए, इस टॉपिक में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं जेनेटिक्स का मीनिंग क्या होता है ना। जो टर्म है जेनेटिक्स, जिसके अंडर हम ये पूरे चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, उस जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, या बोल सकते हैं इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, है ना। तो इट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो भाई दो चीजें हमें पता चल गई हैं, हमें दो चीजें यहां पर पढ़नी है। फर्स्ट वन इज हेरिडिटी एंड सेकंड वन इज वेरिएशन। तो हेरिडिटी क्या होता है? हेरिडिटी, तो heredity is transfer of characters. It is transfer of characters from one generation, जिसके लिए मैं लिख सकता हूं पेरेंट, to next generation, जिसके लिए मैं लिख सकता हूं ऑफस्प्रिंग्स, है ना बच्चे। तो क्या हुआ हेरिडिटी का मीनिंग? तो हेरिडिटी इज ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, और वी कैन से हेरिडिटी इज ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, है ना। तो हमारे पास में भी कैरेक्टर्स पेरेंट्स से आए हैं कि नहीं आए हैं? आपने नोटिस किया है, छोटे छोटे बच्चे जैसे पैदा होते हैं तो मौसी, ताऊ, ताई, ये सब लोग उसको क्या करते हैं, उसको गोद में उठाएंगे, उसकी आंखें देखेंगे, नाक देखेंगे, और क्या क्या जज करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है, बच्चे को गोद में लिया, चाची बोल रही है कि देखो इसकी आंखें पूरे पापा पे गई है, इसकी आंखें, नाक देखो पूरी मम्मी पे गई है, देखो इसकी हाइट मामा पे गई है। हाइट का डिस्कशन नहीं करते ऑब्वियसली, बहुत छोटा है वो अभी, पर स्टिल ऐसे अलग अलग बॉडी पार्ट्स को देख के बोलते हैं कि ये इस पे गया है, ये इस पे गया है। पर ट्रूथ इज, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो किसी पे नहीं गए। आप उनके शक्ल को देख के ये भी नहीं बता पाओगे कि वो मेल है कि फीमेल है। समझ में आ रहा है? तो वो ऑलमोस्ट एक जैसे ही दिखते हैं सारे छोटे छोटे बच्चे। तो क्या याद रखना है आपको, जो बच्चे हैं या फिर जो भी इंडिविजुअल्स हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं खुद की बात करता हूँ, तो मैं जो हूँ वो अपने पेरेंट्स से थोड़ा बहुत रिजेंबल करता हूँ, कंप्लीटली रिजेंबल नहीं करता हूँ, पर थोड़े थोड़ी चीज़ें हम में और हमारे पेरेंट्स में रिजेंबल करते हैं। देखो, ये सूर्यवंशम मूवी आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें अमिताभ बच्चन ही फादर है, अमिताभ बच्चन ही वो उनका बेटा भी है। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, इतना इजीली ऐसी चीज़ें मिलती नहीं है, क्योंकि वेरिएशन नाम की भी एक चीज़ होती है। समझ में आ रहा है? तो हम अपने पेरेंट्स से सिमिलरिटी रखते हैं, पर एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होते हम अपने पेरेंट्स से। समझ में आ रहा है? तो क्या याद रखेंगे, ये देखिए, हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी इज ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। मान लीजिए मेरे हेयर्स कर्ली हैं, है ना, तो मेरे हेयर्स कर्ली हैं, तो इसके पीछे रीजन क्या होगा? ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स के पास में कर्ली हेयर्स का कोई ना कोई जीन होगा। तो अगर पेरेंट्स के पास में कर्ली हेयर वाला जीन है और वो जीन मेरे पास ट्रांसफर होके आ गया है और उसने मुझ में एक्सप्रेशन किया है, तो क्या होगा? मेरे हेयर्स भी कर्ली हो जाएंगे। मान लीजिए मेरे आईज, अगर मेरे आईज आपको ऑब्वियसली इतनी दूर से दिखेगा नहीं, पर अगर मेरे आईज आपको पता हो तो मेरे आईज हैं ब्लैक कलर के, डार्क ब्लैक कलर के। मेरे आईज डार्क ब्लैक कलर के क्यों हैं? क्योंकि ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स के पास में डार्क ब्लैक कलर आई का जीन होगा, वो जीन मेरे अंदर ट्रांसफर होकर एक्सप्रेस किया होगा। समझ में आ रहा है? तो मतलब कि जो पेरेंट्स के जीन्स होते हैं वो हमारे पास में ट्रेवल करके आते हैं, किस प्रोसेस के थ्रू? इस प्रोसेस को बोलते हैं हेरिडिटी। और हेरिडिटी के बाद ये जो जीन्स हमारे पास आते हैं और एक्सप्रेस करके क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हमारी बॉडी में शो करते हैं। समझ में आ गया? तो हेरिडिटी में पेरेंट्स के जीन्स किस में ट्रांसफर होंगे? ऑफस्प्रिंग्स में, मतलब कि बच्चों में ट्रांसफर होंगे, और फिर एक्सप्रेस होके अलग अलग कैरेक्टर्स शो करेंगे, है ना। पर क्या हम अपने पेरेंट्स से एग्जैक्टली सिमिलर हैं? क्या हम बाहुबली की मूवी बना रहे हैं? नहीं, ऑब्वियसली नहीं बना रहे हैं। तो बाहुबली में आपने देखा था, जो महेंद्र बाहुबली और समथिंग कुछ और भी नाम था उनके बेटे का, पर दोनों के दोनों आपने नोटिस किया होगा एग्जैक्टली एक जैसे ही दिख रहे थे। पर क्या ऐसा पॉसिबल है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एक और टर्म आती है जेनेटिक्स के साथ में, विच इज वेरिएशन। तो आपको पता होना चाहिए वेरिएशन मतलब क्या होता है? डिफरेंसेस, है ना। क्या चीज? डिफरेंस। तो वेरिएशन मतलब होता है डिफरेंस। तो क्या होता है, कभी भी एक इंडिविजुअल अपने पेरेंट्स से सिमिलरिटी रखता है, तो हाँ सिमिलरिटी रखता है। क्या एग्जैक्टली आइडेंटिकल होता है?
तो बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं होते एग्जैक्टली आइडेंटिकल? क्योंकि हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है इसमें ब्लेंडिंग होती है। किस चीज़ की ब्लेंडिंग होती है? तो इसमें पेरेंट्स के जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी ब्लेंडिंग होती है, उनकी मिक्सिंग होती है, और मिक्सिंग के बाद जो इंडिविजुअल क्रिएट होता है वो है हम, है ना। तो हमारे पास किसके कैरेक्टर आने वाले हैं? दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर हमारे पास आने वाले हैं, ठीक है। तो एक चीज़ हमको याद रखनी पड़ेगी। अब देखिए, एक चीज़ है, आपको पता है कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है जहां पर दो इंडिविजुअल एक जैसे दिखते हैं, वो कंडीशन होती है क्लोन्स वाली कंडीशन। कौन सी कंडीशन है वो? क्लोन। वहां पे क्लोनिंग हुई है। क्या चीज हुई है? क्लोनिंग हुई है। और क्लोनिंग इज अ डिफरेंट थिंग। समझ में आ गया? क्योंकि क्लोन्स में जो दो इंडिविजुअल सेम दिख रहे हैं वो दोनों कौन है? वो सिबलिंग्स हैं। वो दोनों कौन है? सिबलिंग्स रहने वाले हैं। अब देखिए, एक चीज आपको पता होनी चाहिए, कई सारे साइंटिस्ट ने इनिशियल स्टेजेस में थ्योरीज दी थी। अब जो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन है वो हम सबको मालूम है। हम सबको मालूम है कि गैमेट नाम के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि मेल एंड फीमेल बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। फीमेल बॉडी में जो गैमेट प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं ओवा, और मेल बॉडी में जो गैमेट प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? स्पर्म। और जब स्पर्म और ओवा दोनों फ्यूज करते हैं तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है? एक नया एक जाइगोट का प्रोडक्शन होता है, और जाइगोट डेवलप होकर नए इंडिविजुअल को बनाता है। मतलब क्या बात कर रहा हूं? देखिए, मैं ये कह रहा हूं, इस तरफ देखते हैं। फीमेल की बॉडी की बात करें तो फीमेल जो होते हैं, फीमेल प्रोड्यूस करते हैं ओवा, और जो मेल्स होते हैं, मेल्स प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म, है ना। फीमेल ने प्रोड्यूस किया ओवा, मेल ने प्रोड्यूस किया स्पर्म। आपको एक चीज अच्छे से पता होनी चाहिए, जो फीमेल होती हैं इनका जीनोटाइप, इनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है? तो इनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है कैसा? XX टाइप। मतलब इनके पास में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होने वाले हैं। फीमेल के पास टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46, और मेल्स के पास में भी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 46। पर क्या याद रखेंगे, जो फीमेल है उनके पास 44 क्रोमोसोम्स तो कैसे हैं? ऑटोसोम्स, जैसे कि मेल के पास भी हैं। तो मेल के पास भी 44 क्रोमोसोम्स जो हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोसोम्स। ऑटोसोम्स ऐसे लिख देते हैं, ऑटोसोम्स। यहां भी लिख दिया 44 कौन है? ऑटोसोम्स। और जो रिमेनिंग 2 क्रोमोसोम है ना, टोटल 46 है, 44 ऑटोसोम्स है, तो बच्चे कितने? 2। ये रिमेनिंग 2 को हम लोग बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है। तो 44 ऑटोसोम, 2 सेक्स क्रोमोसोम, 44 प्लस 2 कितना हो गया? 46। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम फीमेल्स के पास कितने हैं? 46। आपको क्या याद रखना है, जब फीमेल गैमेट का प्रोडक्शन करेगी तो गैमेट के पास में इन 44 में से पहुंचेंगे 22 क्रोमोसोम्स, और ये जो 2 सेक्स क्रोमोसोम है इनमें से पहुंचेगा कोई एक एक्स क्रोमोसोम। कोई भी एक एक्स क्रोमोसोम कहां पर पहुंचेंगे? गैमेट फॉर्मेशन में। तो गैमेट के पास में कंडीशन क्या मिल जाएगी? तो फीमेल के केस में जो ओवा बनेगा उसके अंदर मिलेगा 22 प्लस एक्स। समझ गए? दिस कंडीशन विल बी प्रेजेंट इन फीमेल ओवा। समझ में आ गया? पर मेल्स की अगर बात करें तो मेल्स के पास में 44 क्रोमोसोम्स कौन से हैं? ऑटोसोम टाइप, और 2 इनके पास क्या प्रेजेंट है? सेक्स क्रोमोसोम। पर यहां पे जो सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है वो थोड़े डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें जो एक्स क्रोमोसोम है उसके साथ में दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं आता, एक्स क्रोमोसोम के साथ में वाई क्रोमोसोम आ जाता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो वाई क्रोमोसोम बहुत छोटा है, एक्स क्रोमोसोम इज लार्जेस्ट। समझ में आ गया? अब क्या याद रखना है, देखिए, तो ऑटोसोम 44 हो गए, एक्स और वाई 2 कौन है? ये दीज आर सेक्स क्रोमोसोम्स, दीज आर सेक्स क्रोमोसोम्स। अब क्या याद रखेंगे, यहां पे जब गैमेट का प्रोडक्शन होगा, मेल्स में जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा, मेल्स में गैमेट, तो मेल गैमेट को क्या बोलते हैं हम लोग? मेल गैमेट को हम लोग बोलते हैं स्पर्म। और स्पर्म को अगर हम ऑब्जर्व करें तो स्पर्म में 44 में से तो जाएंगे 22 ऑटोसोम्स, और एक्स और वाई क्रोमोसोम में से कोई एक जाएगा। मान लीजिए यहां पे चला गया एक्स, तो ये क्या हो गया? 22 प्लस एक्स बन गया। समझ में आ गया? पर अगर हम बात करें एक और टाइप का गैमेट, क्या मेल में एक ही टाइप के गैमेट बनेंगे? तो ऑब्वियसली नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी भी तो है। हमने 22 क्रोमोसोम्स यहां से लिए, यहां से एक्स लिया, क्या अगर हम यहां से वाई ले लेते तो क्या सेम टाइप ऑफ गैमेट बनता? नहीं। तो एक स्पर्म जो है उसमें 22 प्लस एक्स मिल सकता है, और दूसरे स्पर्म में क्या कंडीशन मिल सकती है? एक और पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी है 22 प्लस वाई। तो 22 प्लस एक्स वाली कंडीशन भी आ सकती है, 22 प्लस वाई वाली कंडीशन भी आ सकती है इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, है ना। तो अब क्या होगा, हम ओवा ले लेते हैं, वहां से ये लिया हमने ओवा, और इधर से हम ले लेते हैं स्पर्म।
देखिए ओवा का कंपोजिशन क्या था, 22 प्लस एक्स, और जो स्पर्म है उसका कंपोजिशन क्या मिलेगा, 22 प्लस एक्स, या फिर मिलेगा 22 प्लस वाई, है ना। चलिए पहले केस में हम मान लेते हैं कि 22 प्लस एक्स वाली कंडीशन मिल गई ओवा स्पर्म में भी और ओवा में भी। तो क्या होगा, ये 22 ऑटोजोम्स और ये 22 ऑटोजोम्स आपस में पेयर अप कर जाएंगे, कितना हो जाएगा 44। ये x और ये वाला x दोनों पेयर अप कर जाएंगे तो हो जाएगा XX। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो गए, तो 44 प्लस 2 मतलब 46, जो कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल के पास में होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 बन गए। पर याद रखिए XX कंडीशन आना मतलब कौन, तो XX कंडीशन आने का मतलब होता है फीमेल का फॉर्मेशन होगा। देखिए ना यहाँ लिखा है 44 प्लस XX मतलब फीमेल, तो यहाँ पे कौन बनने वाला है, दिस इज अ फीमेल। देखिए तो ये कौन बन गया, फीमेल। तो क्या फीमेल जो इंडिविजुअल अभी बनी है उस फीमेल इंडिविजुअल के पास में मदर के कंप्लीट जीन्स हैं कि फादर के कंप्लीट जीन्स हैं, तो ऑब्वियसली आप नोटिस कर सकते हो यहाँ पे ओवा और स्पर्म दोनों से जीन्स आए हैं और दोनों के जीन्स ने कॉम्बिनेशन किया है, कंबाइन किया है और कंबाइन करके इस फीमेल को बनाया है। मतलब कि इस फीमेल के पास में फादर और मदर और फादर दोनों के कैरेक्टर्स आने वाले हैं। समझ में आ गया, मतलब कि ब्लेंडिंग अल्टीमेटली होती है ना। और एक और चीज देखिए, अगर बाय चांस मैं स्पर्म बोलिए दूसरे टाइप का स्पर्म ले लेता हूं, तो मैं ओवा ले लेता हूं पहले। ओवा अगर मैंने ले लिया 22 प्लस एक्स, क्योंकि इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है भी नहीं, और स्पर्म ले लिया 22 प्लस वाई। अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो 22 प्लस 22 इज 44 प्लस एक्स वाई। अब ये जो इंडिविजुअल बनेगा दिस इज अ मेल। क्या इस मेल के पास में दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स आए हैं, तो ऑब्वियसली आए हैं। कैसे आए हैं, क्योंकि आपको पता है ओवा जो है वो फीमेल गैमेट था और जो स्पर्म है इट इज अ मेल गैमेट, और मेल और फीमेल गैमेट के कॉम्बिनेशन से ये मेल बना है ना। तो ये जो मेल है और वो जो फीमेल है उसके पास में किसी एक पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आए हैं, दोनों पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स आए हैं। पर ये चीज अब हमें पता है, क्यों, क्योंकि अब साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि ये सारी कंडीशंस हमने पढ़ ली हैं। पर कई सारे साइंटिस्ट इनिशियल स्टेजेस में, मतलब कि जब बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लोगों को नहीं थी कि नए इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो लोगों ने, बहुत सारे साइंटिस्ट ने क्या किया था, अलग अलग थ्योरीज दी थी। किस चीज़ की थ्योरीज दी थी, थ्योरीज टू प्रूव दैट डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट वेज, है ना। तो इन्होंने अलग अलग वेज एक्सप्लेन कर दिए थे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, है ना। तो रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है हमें मालूम है, पर पहले साइंटिस्ट क्या कर रहे थे, वो अंदाजा लगा रहे थे कि शायद से न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन ऐसे होता होगा या वैसे होता होगा। तो अब इन्होंने कौन कौन से अंदाजे लगाए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो सारी थ्योरीज को हम पढ़ेंगे कि पहले साइंटिस्ट को क्या लगता था कि न्यू इंडिविजुअल कैसे बनते हैं। ठीक है, तो चलिए उस पर आ जाते हैं। तो हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज जो कि प्रूव करने की कोशिश कर रही हैं कि नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने बहुत कोशिश की अलग अलग थ्योरीज देके बताने की कि नए इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इनमें से कुछ थ्योरीज को हम रीड करने वाले हैं। वैसे बहुत सारी थ्योरीज हैं जो इस चीज़ पर दिए गए थे, पर हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ जो थ्योरीज थे उनसे शुरुआत कर रहे हैं। द फर्स्ट थ्योरी वॉज moist vapor theory and it was given by Pythagoras. First theory थी moist vapor theory. किसने दी थी ये थ्योरी, तो ये थ्योरी दी थी पाइथागोरस ने। ठीक है, तो पाइथागोरस ने दी थी कौन सी थ्योरी, मॉइस्ट वेपर थ्योरी। क्या कह रहे थे पाइथागोरस इस चीज में, तो पाइथागोरस ने बताया था कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के साथ में, मतलब कि जब सेक्सुअल इंटरकोर्स चल रहा होगा उस टाइम पे मेल की जो बॉडी है उससे वेपर्स निकलेंगे और वो फीमेल के यूट्रस में जाके कंडेंस हो जाएंगे, और कंडेंस होके क्या बनाएंगे, न्यू इंडिविजुअल। क्या बोला इन्होंने, मैं लिख देता हूं। According to Pythagoras, during sexual intercourse, male produce vapors which get condensed in female uterus, in female's uterus to produce new individual.
क्या समझे? सिंपल सा है, मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे जो मेल की बॉडी है वहां से कुछ वेपर्स जनरेट होंगे और वेपर्स फीमेल की बॉडी में जाके कंडेंस हो जाएंगे, और जब वो वेपर्स फीमेल की बॉडी में कंडेंस होंगे तो उससे किस चीज का फॉर्मेशन होगा? तो उससे नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। ऑब्वियसली ये थ्योरी कंप्लीटली गलत है, इसलिए डिस्कार्ड भी कर दी गई थी। फिर आई थी एक नेक्स्ट थ्योरी, एंड दैट थ्योरी वाज रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? सेकेंड वन वाज रिप्रोडक्टिव ब्लड थ्योरी, रिप्रोडक्टिव ब्लड थियरी। इसको फ्लूइड थ्योरी भी बोलते हैं, और ये थ्योरी दी थी फादर ऑफ बायोलॉजी ने, जो कि है एरिस्टोटल। इन्होंने और ही कुछ ज्यादा ही अजीब बात कर दी थी। इन्होंने बोला था कि जो मेल होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं सीमेन। ये बात अजीब नहीं है, मेल एक्चुअली प्रोड्यूस करते हैं सीमेन, और फीमेल प्रोड्यूस करते हैं मेंस्ट्रुअल ब्लड या मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला जो मेल का सीमेन है और जो फीमेल का मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है, ये दोनों आपस में कंबाइन करके बनाते हैं नए इंडिविजुअल को। क्या क्या चीज है? मेल का सीमेन और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ब्लड विच इज मेंस्ट्रुअल फ्लूइड, दोनों आपस में फ्यूज करते हैं, और फ्यूज करके क्या बनाते हैं? तो इन्होंने कहा उससे बनेगा एक न्यू इंडिविजुअल, विच इज कंप्लीटली रॉन्ग, है ना। तो इन्होंने एक और बहुत ऑब्जेक्शनेबल बात की थी। क्या बोला था एरिस्टोटल ने? एरिस्टोटल ने बोला था जो मेल है ये प्रोड्यूस करेंगे सीमेन, ये ऑब्जेक्शनेबल नहीं है। इन्होंने बोला जो सीमेन है इट इज हाईली प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ ब्लड। सीमेन क्या है? इट इज हाईली प्यूरिफाइड ब्लड, ठीक है, और ये भी ठीक है। सेकंड, इन्होंने फीमेल के लिए क्या बोला? इन्होंने बोला फीमेल जो है ये प्रोड्यूस करती है मेंस्ट्रुअल फ्लूइड विच इज हाईली इम्प्योर ब्लड, विच इज हाईली इम्प्योर ब्लड। और इन दोनों ब्लड के फ्यूजन से, सीमेन के और जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है, इन दोनों के फ्यूजन से किसका फॉर्मेशन होता है? न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है। किसने ये बात बताई है? तो ये बात बताई है एरिस्टोटल ने। एरिस्टोटल वाज फादर ऑफ बायोलॉजी। ऑब्वियसली ये चीज भी रॉन्ग है, क्योंकि अगेन हम सबको पता है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से नए इंडिविजुअल बनते हैं, ना कि दो रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स के फ्यूजन से। समझ में आ गया? अब आते हैं नेक्स्ट थ्योरी पे। तो दो थ्योरीज हो चुकी हैं। थर्ड थ्योरी इज गिवन बाय स्वामरदम। कौन? जे स्वामरदम नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने थर्ड थ्योरी दी थी, एंड दैट थ्योरी इज कॉल्ड एज प्री फॉर्मेशन थ्योरी। मैं लिख देता हूं उसका नाम। थ्योरी का नाम था प्री फॉर्मेशन थ्योरी। थर्ड थ्योरी है प्री फॉर्मेशन थ्योरी। इन्होंने पहले नाम लिख देता हूं, स्वामरदम। जो स्वामरदम साइंटिस्ट थे, इन्होंने थ्योरी कौन सी दी है? प्री फॉर्मेशन थ्योरी। बहुत सिंपली बताया इन्होंने क्या बोला है कि जो स्पर्म और एग होते हैं, स्पेसिफिकली स्पर्म की बात की है, जो स्पर्म होते हैं उसके हेड के अंदर एक कॉपी होती है इंडिविजुअल की, एंड दैट कॉपी, या मतलब ये ऐसा कहना चाहते हैं कि बाई चांस ये स्पर्म है तो स्पर्म का जो हेड होगा, इस हेड के अंदर एक इंडिविजुअल ऑलरेडी बैठा होता है, ठीक है, और इस इंडिविजुअल को इन्होंने क्या बोला? होमनकुलस। क्या बोला जे स्वामरदम ने? जे स्वामरदम ने बोला दैट एक स्पर्म के अंदर या किसी भी गैमेट के अंदर एक इंसान जैसा एक इंडिविजुअल, इंसान की एक कंप्लीट कॉपी बैठी होती है। उस कॉपी को एक लिटिल मैन काइंड ऑफ बैठा होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमनकुलस बोलते हैं। और ये जो स्पर्म है जैसे यूट्रस के अंदर जाएगा तो यूट्रस में जाके ये स्पर्म के अंदर जो इंडिविजुअल है वो स्पर्म के बाहर आएगा, डेवलप करेगा, और डेवलप करके एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन कर देगा। ऑब्वियसली ये थ्योरी भी कंप्लीटली गलत है ना, ये थ्योरी भी सही नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं अगली थ्योरी पे। नेक्स्ट थ्योरी नंबर 4। थ्योरी नंबर 4 जो है इट वाज पेंजिन और गैम्यूल थ्योरी। क्या नाम है? पेंजिन और गैम्यूल, ये जैम्यूल थ्योरी किसने दी है भाई? तो पेंजिन और जैम्यूल थ्योरी, तो इट वाज गिवन बाय डार्विन। किसने दी थी? डार्विन। तो डार्विन ने दी थी कौन सी थ्योरी? पेंजिन और जैम्यूल थ्योरी। इनके हिसाब से क्या था? इन्होंने बोला था कि हमारे सारे बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं? हमारे सारे बॉडी पार्ट्स कुछ कॉपीज जनरेट करते हैं, है ना। मतलब ऐसा बोला था, मैं लिख देता हूं।
all the body parts produce minute copies of itself and transfer them to gametes. मतलब सिंपल सा क्या बोले कि सारे बॉडी पार्ट क्या करेंगे, ये कॉपी बनाएंगे खुद की छोटी छोटी कॉपीज, और वो कॉपीज ब्लड के साथ फ्लो करके कहां तक चले जाएंगे, गैमेट के पास में। और जब गैमेट फ्यूज होंगे तब हमको क्या मिलेगा, हमें एक ऐसा इंडिविजुअल मिलेगा जिसमें मेल और फीमेल दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स साथ में आगे होंगे, है ना। तो क्या याद रखना, ऑल द बॉडी पार्ट्स प्रोड्यूस माइन्यूट कॉपीज ऑफ इटसेल्फ एंड ट्रांसफर देम टू गैमेट्स एंड गैमेट्स फ्यूज to form a new individual. गैमेट फ्यूज करके क्या बनाएंगे, एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये थ्योरी में एटलीस्ट इन्होंने एक चीज बताई है कि दो गैमेट होंगे और दोनों गैमेट के पास में कॉपीज आएंगे और दोनों गैमेट एटलीस्ट फ्यूज होंगे, है ना। तो दोनों गैमेट के फ्यूजन से नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। ये बात डार्विन ने बताई है, जो थोड़ी बहुत ठीक है ना। पर एक चीज क्या गलत है इसमें कि कॉपीज का फॉर्मेशन यहां पे नहीं होता है। जो क्रोमोसोम्स हैं वो गैमेट में पहुंचते हैं और फिर हमारे फ्यूजन के बाद, हमारे गैमेट्स के फ्यूजन के बाद वो दो जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स मेल और फीमेल के हैं वो फ्यूज करेंगे, पेयर अप करेंगे और उसके बाद एक नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। ऑब्वियसली हमारे कॉपीज ब्लड के साथ में गैमेट तक नहीं जाते हैं, है ना। पर एटलीस्ट ये चीज इनकी सही थी अब तक की थ्योरीज में से कि गैमेट का जो है फ्यूजन होगा अल्टीमेटली। समझ में आया। तो जो कौन सी थ्योरी थी, ये थ्योरी थी पेंजेंस और गैम्यूल। अब आते हैं फिफ्थ थ्योरी की तरफ। चलिए तो नेक्स्ट थ्योरी की बात करते हैं। जो नेक्स्ट थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। देख लेते हैं। देखिए फिफ्थ थ्योरी है ये वाली, थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। अब दो चीजें हमें यहां पे पता होनी चाहिए पहले, इस थ्योरी को समझने से पहले। एक है जर्म प्लाज्म एंड सेकंड इज सोमेटोप्लाज्म। सिंपल सा कंसेप्ट है। जर्म प्लाज्म आपको पता होना चाहिए। हमें एक चीज पता है, हमारे पेरेंट्स के पास जो भी क्रोमोसोम्स हैं वो एक्चुअली पेरेंट्स के क्रोमोसोम नहीं है, वो हमारे पेरेंट्स के मम्मी पापा मतलब हमारे दादा दादी के क्रोमोसोम्स हैं। हमारे दादा दादी के पास जो भी क्रोमोसोम्स हैं वो भी उनके नहीं थे, वो उनके भी पेरेंट्स के थे। तो अल्टीमेटली आप नोटिस कर सकते हो कि जो क्रोमोसोम एक्चुअली अभी हमारे पास हैं वो क्रोमोसोम हमारे नहीं है, हमारे पेरेंट्स के नहीं है, वो और भी प्रीवियस जो जनरेशंस थे उनके क्रोमोसोम्स हैं, है ना। तो कभी भी क्रोमोसोम्स या फिर डीएनए या फिर जीन जो है इसकी डेथ कभी भी नहीं होती है। पर आपको पता है, मतलब कि मैं ऐसा कहना चाहता हूं, जो जर्म प्लाज्म है एक तरीके से इमॉर्टल हो गया ना। कैसा हो गया, इमॉर्टल। मैं लिख देता हूं जर्म प्लाज्म कैसा होता है, इमॉर्टल। पर एक चीज देखिए, सोमेटोप्लाज्म क्या चीज है। मेरे नॉर्मल बॉडी की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास मल्टीपल सेल्स प्रेजेंट है। क्या ये सेल्स लाइफ लॉन्ग जिंदा रहने वाले हैं? लाइफ लॉन्ग इन द सेंस, मान लीजिए लाइफ स्पेन एक इंडिविजुअल की 80 ईयर्स है, एक ह्यूमन की लाइफ स्पेन 80 ईयर्स है। एवरेज लाइफ स्पेन 100 ईयर्स बोला जाता है, पर आपको पता है ऑब्वियसली वो रिड्यूस होती जा रही है। तो मान लीजिए 80 साल एक इंसान जिंदा रहता है। 80 साल के बाद आफ्टर द डेथ ऑफ इंडिविजुअल क्या उसके बॉडी सेल्स लाइफ लॉन्ग जिंदा रहेंगे? तो ऑब्वियसली नहीं। हमारे बॉडी के सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स क्या होंगे, धीमे धीमे डिकम्पोज हो जाएंगे। और ये डिकम्पोज होने के बाद क्या होने वाला है, जो कंप्लीट सेल्स हैं वो गायब हो जाएंगे, है ना। और जो कंप्लीट सेल्स थे उनको हम लोग बोलते हैं सोमेटोप्लाज्म। और ऑब्वियसली सोमेटोप्लाज्म डेथ के बाद बचने वाला तो है नहीं, इसलिए कैसा है, मॉर्टल है। कैसा है, मॉर्टल, है ना। तो जर्म प्लाज्म कैसा होता है, इमॉर्टल। सोमेटोप्लाज्म कैसा होता है, मॉर्टल। तो जर्म प्लाज्म जो है ये मोस्टली कहां पर प्रेजेंट होते हैं, गैमीट्स में। तो गैमीट्स जो होते हैं, इन गैमीट्स को फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर किया जा सकता है, या बोलिए जो गैमीट है उनके साथ में क्रोमोसोम्स को फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसफर किया जा सकता है। तो गैमीट्स किसको कैरी करते हैं, क्रोमोसोम्स। किसको कैरी करते हैं, गैमीट्स क्रोमोसोम्स को कैरी करते हैं। और क्रोमोसोम्स को हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पहुंचा सकते हैं, और क्रोमोसोम्स की अल्टीमेटली कभी भी डेथ नहीं होने वाली है। समझ में आ गया। तो कैसे होते हैं क्रोमोसोम्स,
क्रोमोसोम्स को हम जर्म प्लाज्म भी बोल सकते हैं, एंड इट इज इमॉर्टल। कैसा होता है वो? इमॉर्टल होता है। समझ में आ गया? अच्छा, एक और चीज याद रखनी है। तो थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म में जो हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम हमने अब तक नहीं लिखा है, साइंटिस्ट का नाम था वीजमैन। क्या नाम था उनका? वीजमैन। ठीक है, थ्योरी ऑफ जर्म प्लाज्म वाज गिवन बाय वीजमैन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा साइंटिस्ट का। तो थ्योरी ऑफ जर्म कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म वाज गिवन बाय वीजमैन। अकॉर्डिंग टू हिम, germ plasm is immortal and it will never die because it can be transferred from one generation to the next generation। ठीक है, तो क्या बात कर रहे थे? germ plasm जो है वो क्रोमोसोम्स को बोल सकते हैं, और क्रोमोसोम्स जो है, जीन जो है, डीएनए जो है, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रेवल कर जाएगा, इसलिए कभी भी इसका एंड नहीं होता है। चलिए, अब थ्योरीज हम सिर्फ ये 5 डिस्कस करने वाले हैं। ऑल द थ्योरीज बहुत सारे हैं, पर हम सिर्फ 5 ही डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वाले थे। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पोर्शन की। देखिए, कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं जो हमको पता होना चाहिए जेनेटिक्स पढ़ने से पहले। ठीक है, जैसे कि देखिए, सबसे पहले तो एक टर्म है जीन। क्या होता है जीन? को डिफाइन करेगा। क्या होता है जीन? तो जीन होता है, इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। जो डीएनए हमारा, उसका स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होता है उसको हम बोलते हैं जीन। मैं लिख देता हूं, जीन क्या है? इट इज, जीन इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। तो डीएनए का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है उसको हमने क्या बोल दिया? जीन बोल दिया है। जीन के बाद हम सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड, ये बताइए फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप, तो फिनोटाइप जो होता है, इट इज स्ट्रक्चरल या मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी इंडिविजुअल के मोर्फोलॉजी को अगर हम देखें, जैसे कि अगर मेरी मोर्फोलॉजी को देखेंगे तो आपको पता है मैं क्या पहना हूं, मैं यहाँ पर स्पेक्स पहना हूं, ये आपको दिख रहे होंगे, है ना। मेरे हेयर्स थोड़े थोड़े कर्ली हैं, वेवी हैं, ये चीज आपको पता चल रही है। मेरी हाइट आपको अंदाजा आप लगा सकते हो कि कम है कि ज्यादा है ना। तो आप ये जो चीजें आप ऑब्जर्व कर सकते हो, इन सारी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं? इन चीजों को हम बोलते हैं फिनोटाइप। जैसे कि स्किन कलर है, स्किन कलर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो मेरा स्किन कलर है वो मेरा फिनोटाइप हुआ। समझ में आ गया? तो जो कैरेक्टर्स विजिबल हैं, दोस कैरेक्टर्स आर कॉल्ड एज फिनोटाइप्स। फिनोटाइप्स क्या होता है? दीज आर मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स या विजिबल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को हम लोग काउंट कर लेंगे काय में? फिनोटाइप्स में। एक और चीज, जीनोटाइप आपको पढ़ने को मिलेगा यहां पे, जीनोटाइप। तो जीनोटाइप होता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है? मैं लिख देता हूं, इट इज जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या होता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन? थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमारे गैमेट के पास में प्रेजेंट होते हैं वो हो सकते हैं 22+X इन केस ऑफ फीमेल्स, या फिर 22+X एंड 22+Y इन केस ऑफ मेल्स। तो ये 22+X 22+Y ये क्या है? दिस इज जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल। समझ में आया? मतलब क्या है? देखिए, अगर मैं बोलूं X क्रोमोसोम और X क्रोमोसोम साथ में प्लेस किए मैंने, तो ये 2X क्रोमोसोम साथ में प्लेस्ड है। मतलब ये क्या बताना चाहता हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनके पास क्रोमोसोम किस टाइप के हैं, है ना। जैसे कि ये 2 क्रोमोसोम्स हैं, ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है किसका? फीमेल ऑर्गेनिज्म का। एक X के साथ में अगर Y आ गया तो ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ अ मेल इंडिविजुअल। समझ में आ रहा है? अगर मैं हाइट की बात करूं, किसी इंडिविजुअल की हाइट की बात करूं, तो 2 जीन में ले लूंगा। एक मैंने लिया कैपिटल T, दूसरा लिया मैंने कैपिटल T। ये भी क्या है? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है किसकी? एक इंडिविजुअल की। अगर मैंने लिया कैपिटल T स्मॉल t, तो ये भी क्या है? दिस इज ऑल्सो अ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब उनके क्रोमोसोम के कॉम्बिनेशन को, किसी भी इंडिविजुअल के क्रोमोसोम के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? जीनोटाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीनोटाइप। देखिए, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, पर दोनों को आप ऑब्जर्व करोगे तो इसके पास 2 कैपिटल T वाला टॉल है ये, और ये एक कैपिटल T वाला टॉल है। तो दोनों में डिफरेंस तो आ गया ना, है ना। दिस इज ऑल्सो ह्यूमन, दिस इज ऑल्सो ह्यूमन, पर ये ह्यूमन फीमेल है, ये ह्यूमन मेल है। डिफरेंस कैसे पता चला? ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अब एक और चीज देखिए,
जीन और एलिल का डिफरेंस समझ लीजिए। फोर्थ पॉइंट ले लेता हूं, एलिल, एलिल्स। यहां पे जो आप देख रहे हो ये है जीन, ये क्या है, जीन। मैं ऐसे लिख देता हूं, दिस इज जीन। और ये जो एक अकेला एक्स क्रोमोसोम देख रहे हो, दिस इज एलिल। सुन रहे हो? तो कितने एलिल यहां पे आपको दिख रहे हैं? तो एलिल दिख रहे हैं 2 और जीन दिख रहा है 1। तो एक जीन 2 एलिल इस कंडीशन के लिए हो गए। अगेन यहां भी होगा एक जीन और 2 एलिल, एक जीन और 2 एलिल, एक जीन 2 एलिल, सबके लिए सेम ही कंडीशन आने वाली है ना। तो एलिल किसको बोलेंगे अपन लोग? तो एलिल अपन बोलेंगे जो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी या बोल सकते हो एक इंडिविजुअल पार्ट ऑफ अ जीन। ठीक है। अब एक खास चीज आपको पता है, ये क्रोमोसोम है, मान लीजिए क्या ये क्रोमोसोम, ये इसके पेयर्ड क्रोमोसोम है। उसके सामने वाला क्रोमोसोम जो उसके साथ पेयरिंग करता है, ये वो वाला क्रोमोसोम है। ठीक है। ऐसे 2 क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर, ये चीज हमको याद रखनी है। हमारे पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो कितने हैं? तो हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम है 46, है ना, इसे डिप्लॉयड नंबर बोलते हैं। या फिर आप बोल सकते हो हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। तो हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है या फिर 46 पेयर है, 46 क्रोमोसोम्स हैं, एक ही बात हो गई, है ना। 23 पेयर मतलब 46 क्रोमोसोम्स। अब ये जो 2 पेयर्ड क्रोमोसोम आप देख रहे हो, इस पेयर्ड क्रोमोसोम पे यहां पे मैंने प्लेस किया एक जीन स्मॉल ए, यहां पे भी प्लेस किया मैंने एक जीन स्मॉल ए। तो इस जीन के बिल्कुल सामने की तरफ जो क्रोमोसोम है वहां भी जीन प्रेजेंट होंगे, जैसे कि एक हो सकता है कैपिटल ए, एक और हो सकता है कैपिटल ए। समझ में आ गया? तो मतलब कि अगर मैंने यहां पे 2 जीन प्लेस किए हैं तो उसके सामने वाला जो क्रोमोसोम होगा उस क्रोमोसोम पे भी आपको क्या मिलेंगे? जीन मिलेगा ए वाला ही। क्या जीन मिलेगा? ए वाला। पर जो ए जीन है उसमें भी वैरायटी है, जैसे कि यहाँ पे जो ए जीन है वो स्मॉल वाले हैं, यहाँ पे ए जीन कैसे हैं? कैपिटल वाले हैं। ऐसा भी हो सकता था कि एक कैपिटल एक स्मॉल आ जाता, एक कैपिटल एक स्मॉल आ जाता। समझ में आ रहा है? मतलब क्या, किसी भी क्रोमोसोम पे बिल्कुल सेम आमने सामने 2 क्रोमोसोम्स पे आमने सामने जो पोजीशन प्रेजेंट है जहां पर जीन लोकेटेड है, इस पोजीशन को बोलते हैं लोकस। जीन किस एरिया पे प्रेजेंट है क्रोमोसोम पे, तो उसे बोलेंगे जीन लोकस। ठीक है। जैसे कि ये जो डॉट दिख रहे हैं, ये एरिया क्या हो गया? दिस इज लोकस ऑफ क्रोमोसोम, दिस इज ऑल्सो लोकस ऑफ क्रोमोसोम। समझ गए? और ये जो जीन्स आप देख सकते हैं, जैसे कि ये दोनों मिला के क्या है? दिस इज 1 जीन, दिस इज ऑल्सो 1 जीन। तो ये पूरा एक जीन, ये पूरा एक जीन। पर एलिल टोटल कितने दिख रहे हैं इस स्ट्रक्चर में? तो एलिल दिख रहे हैं टोटल 4। कौन कौन से? एक स्मॉल ए, 2 स्मॉल ए, एक कैपिटल ए, एक और कैपिटल ए। मतलब टोटल कितने हो गए? 4 तो आपको एलिल मिल गए और 2 आपको जीन मिल गए।